हेलो स्टूडेंट्स, आज जो आपका प्रीलिम 1 का जो पेपर 2 हुआ है, टेस्ट 2 है मैथ्स का, उसका हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें चैप्टर्स जो आने वाले हैं वो आपको पता ही, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट है, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब चैप्टर्स के हम क्वेश्चंस जो डिस्कस करेंगे एक 1 बाय 1 करके। तो सारे क्वेश्चंस का आपको यहाँ पर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो आपको क्या करना है, आपको आना है ब्रांच में और आकर के मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर लेना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक सवाल है और यहाँ पे आपको देखो दिख गया होगा कि e3 log x और जो लिखा हुआ है x4 + 1 पावर -1, इसको आप नीचे लिख दो x4 + 1, लिख सकते हैं ऐसा। और यहाँ पर log का प्रॉपर्टी लगा हुआ आप, ठीक है। तो 3 ऊपर चला जाएगा, x³ बन जाएगा ये। तो इसको आप लिखोगे कैसे, x³ अपॉन x4 + 1 dx, ठीक है, ये लिखेंगे। अब अगर ध्यान से देखा जाए, x4 + 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x³ होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर दें और 1/4 डिवाइड, ये 4 डिवाइड भी कर दें, तो क्या बन रहा है ये अगर fx है तो ये f'(x) है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 तो बाहर है, ये ln fx आ जाएगा। fx है आपके पास में x4 + 1 और ये +c आ जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, यहाँ पर बी ऑप्शन मैच हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही सभी बच्चों को यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल है। यहाँ पर e पावर में √x cos e√x अपॉन √x लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस सवाल में हम क्या करते हैं, क्योंकि e पावर √x है तो उसी को हटाते हैं ना, ठीक है, उसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं, cos के अंदर है वो। तो e पावर √x को हमने यहाँ पर t सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओके। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा e पावर √x का e पावर √x का 1/2 √x और dx = dt, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो लिखा हुआ है e पावर √x अपॉन √x इंटू dx = हो जाएगा 2 dt, है ना। तो उसको तो आप लिख दोगे 2 और ये dt, और जो cos था cos e पावर √x को आपने t मान लिया, तो ये 2 cos t बन गया। cos t का इंटीग्रेशन -sin t हो जाएगा, सॉरी +sin t। तो यह आ जाएगा 2 sin, और t की जगह आप पुट कर दोगे e पावर √x। देखो क्या आ रहा है, ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इस सवाल में देखो x² e पावर -2x dx लिखा हुआ है, इधर भी e पावर -2x है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, और एक क्वाड्रेटिक है। तो इस सवाल को करने के देखो 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका तो ये है कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करो यहाँ पर, और दूसरा तरीका कि डेरिवेटिव कर दो विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो हम एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको हमने फर्स्ट माना, है ना, x² को फर्स्ट, e पावर -2x को सेकेंड। तो x² हुआ ये, e पावर -2x क्या हो जाएगा, e पावर -2x का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन, e पावर -2x का इंटीग्रेशन e पावर -2x अपॉन -2 माइनस x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, e पावर -2x का इंटीग्रेशन e पावर -2x, और एक माइनस आएगा, उसको मैं यहाँ पर प्लस कर दिया मैंने ये, और अपॉन में 2 रहेगा, ठीक है। प्लस c आप यहाँ पे लगा दिया, बाद में लगा सकते हो। अच्छा, c उसने कांस्टेंट ऑलरेडी यूज किया है, c एक कांस्टेंट यूज किया, आप नया कांस्टेंट d लिख लो, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब अगर देखा जाए तो ये बन गया e पावर -2x और x² अपॉन -2। यहाँ पर फिर से बाई पार्ट्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, x फर्स्ट e पावर -2x सेकेंड।
तो इसको एज इट इज रखा, x को e पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन e पावर माइनस 2x माइनस x का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन e पावर माइनस 2x dx, और जो d है वो एज इट इज लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ था वो तो वैसा का वैसा ही आएगा, उसमें कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर e पावर माइनस 2x को जब हमने इंटीग्रेट किया, अच्छा इसका इंटीग्रेशन माइनस 2 भी तो आएगा यहाँ पे अपोन में, है ना, x का 1 हो गया, e पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन e पावर माइनस 2x, माइनस 2x का माइनस 2 भी तो आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2। फिर से इसका फिर से करो तो e पावर माइनस 2x और एक माइनस 2 फिर आया। ठीक है, तो देखो इतना हो गया, e पावर माइनस 2x सब में से बाहर ले लिया आपने, तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है -1/2 बनेगा। यहाँ पर ये है x और यहाँ पर है -1/4 प्लस d। ठीक है, अच्छा d यहाँ पर भी लिखा हुआ है इसमें। अब कंपेयर करो आप इसको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1/2 होना चाहिए, कहीं पर a का वैल्यू -1/2 के किसी ऑप्शन में नहीं है ना, किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा फिर तो, है ना। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, सबको समझ में आ गया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप के सवाल में हम क्या करते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये टॉपिक कि जब भी यहाँ पर 3 यहाँ पर टर्म्स है, ऊपर 2 टर्म्स है, तो ऑब्वियसली एक टर्म का डेरिवेटिव तो 0 होना ही पड़ेगा। तो अगर आप कॉमन लेते हो यहाँ पर, तो या तो x कॉमन लोगे या x स्क्वायर कॉमन लोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, और ऐसे सवालों में मोस्ट ऑफ द केसेस में आप हायर पावर को ही कॉमन लेके देखते हो, है ना। ठीक है, तो अगर आपने x स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना बनेगा, ध्यान से समझना, x का क्यूब बन जाएगा और ये हो जाएगा 1 + 4/x प्लस 1/x स्क्वायर, और उसका पावर 3/2 है। अब इस x क्यूब को से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आएगा 2/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब, समझ गए, 1 + 4/x प्लस 1/x स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, अब ध्यान से देखना यार इसको, 1 + 4/x प्लस 1/x स्क्वायर को क्या करोगे आप, 3 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो क्या हो जाएगा 1 - 4/x स्क्वायर माइनस 2/x क्यूब, है ना, इतना बनेगा, और ये dx = dt। अच्छा 1 का तो 0 हो गया ना। अब देखो यहाँ पर -2 कॉमन निकाला, तो -2 कॉमन निकाला तो ये बच जाएगा 2/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब और dx = dt। यानी कि जो न्यूमेटर में लिखा हुआ है वही बन गया, बस आपको -2 डिवाइड में करना है, dt/-2 करना है आपको, है ना। तो इस न्यूमेटर की जगह आप लिख दो dt/-2, तो ये आ जाएगा dt/-2। समझ में आ रहा है यहाँ तक, और इसकी जगह आप लिख दोगे t, उसका पावर 3/2, तो ये हो जाएगा -1/2 t पावर -3/2। और इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो आपको पता ही कैसे करेंगे, t पावर -1/2 और ये -1/2 प्लस c आ जाएगा, -1/2 से -1/2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर t पावर -1/2 होता है 1/√t, है ना, 1/√t आ जाएगा, और t की जगह आप लिख दोगे 1 + 4/x प्लस 1/x क्यूब, उसका एलसीएम x स्क्वायर आएगा जो कि ऊपर जाके x हो जाएगा, यहाँ x लिख दिया, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। तो देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऊपर x है पहली बात तो ऑप्शन बी दिख रहा है ना, ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सोल्व कर लिया, 5th पे आते हैं। ठीक है, देखो अगला सवाल देखो, 1/2 से 2 लिखा हुआ है, log
10 है, log x टू द बेस 10 है, ठीक है। पहली बात तो देखो, जब इंटीग्रेट करते हैं तो log का जो बेस होता है वो आपको पता है कि e होना चाहिए, नेचुरल log होना चाहिए, है ना। तो पहले तो बेस चेंज कर लो इसको। तो बेस चेंज अगर आप यहाँ पर करते हो तो log x टू द बेस e बन जाएगा, और ये बन जाएगा log 10 टू द बेस e, और ये मोड रहेगा, लिमिट वैसा का वैसा ही है, 1/2 से 2 dx। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है किसी स्टूडेंट को, है ना। आपने यहाँ पर इसका बेस चेंज कर दिया है। अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, क्यों होगा पॉजिटिव? डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, log 10 टू द बेस e, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है क्योंकि कांस्टेंट है, और दोनों जो आप इसमें देख पा रहे हो आर्गुमेंट और बेस दोनों 1 से बड़े हैं, तो पॉजिटिव होगा ये log का वैल्यू। तो वो तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो मोड़ के बाहर निकाल लो उसको, डिनोमिनेटर में आएगा तो 1/, या इसको ऊपर ले जाएं तो log e टू द बेस 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो log x है 1/2 से 1 तक होगा नेगेटिव, क्योंकि 1 पे 0 होगा ना, ये इंक्रीजिंग log है, तो 1/2 से 1 में नेगेटिव रहेगा, तो मोड नेगेटिव खुलेगा यहाँ पर। तो मोड अगर आप खोल रहे हो तो नेगेटिव खोल दो 1/2 से 1 में, और ये ln x आ जाएगा, और फिर 1 से 2 में ये ln x ही आएगा पॉजिटिव में, है ना, क्योंकि 1 से बड़ा होने पर log x, नेचुरल log x पॉजिटिव वैल्यू आपको देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, अब देखो ध्यान से, अब इंटीग्रेशन करना है इसका। ln x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ध्यान समझना। मैं इसको डायरेक्टली यूज करूंगा, पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पर ln x का इंटीग्रेशन कितना होता है ना। हमने बाय पार्ट्स में देखा था इसका इंटीग्रेशन कितना होता है। इसको एज इट इज रख दिया, 1 का x हो गया माइनस ln x का डेरिवेटिव 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x और dx, ठीक है। तो ये आ गया x ln x माइनस x, है ना, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप x कॉमन लेते हो, चलो मत लो, इतना रहने दो, x ln x माइनस x रहने दो, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ ln x। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ उसको x ln x माइनस x, और लिमिट लगा दिया मैंने 1/2 से 1, ठीक है। वहाँ पे प्लस ही नहीं लिखा मैंने, मतलब इंडिफरेंट में प्लस ही लिखते हैं वैसे तो, बट क्योंकि हम डेफिनेट ही कर रहे हैं तो प्लस ही नहीं लिखा, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसमें भी सेम वही हो जाएगा, बस यहाँ पर लिमिट अलग है, यहाँ पर लिमिट 1 से 2 लगा दिया। अब पुट करो आप वैल्यू, है ना, ये ln e टू द बेस 10 तो बाहर रहेगा, माइनस यहाँ सबसे पहले अगर आपने 1 पुट किया, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन केयरफुली करना पड़ेगा आपको ना, क्योंकि गलती होने के चांसेस हैं। 1 अगर आपने पुट किया यहाँ पर, ln 1 क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो ये 0 -1 आ गया, -1, तो एक माइनस लगाया। अब 1/2 पुट कर रहा हूँ मैं, तो 1/2 ln 1/2, यहाँ पर -1/2 रख दिया, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस यहाँ पर 2 पुट किया, 2 ln 2 -2, फिर माइनस लगा करके ये 1 ln 1 0 हो जाएगा, ln 1 0 हो गया, फिर माइनस यहाँ पर 1। बात समझ गए? देखो थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें सवाल में, तो ध्यान से देखना। इस अंदर को कैलकुलेट करो, अंदर वाले टर्म्स को कैलकुलेट कर रहे हो अगर आप, तो यहाँ पर -1 है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर आप देखो ये -1 तो था ही, ये आपने पहले इसमें 1 पुट किया था तो ये 0 -1 आ गया था, फिर माइनस ये 1/2 भी इस वाले ब्रैकेट में आएगा ना, 1/2 इसी ब्रैकेट में आएगा ये वाला, देखो, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये, -1 -1/2 ln 1/2, और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया, तो -1 है और प्लस 1/2 है, माइनस का 1/2 बच जाएगा एक,
तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से करेंगे हम कैलकुलेशन इस सवाल में। ये माइनस बाहर है, इस माइनस को बाहर ही रहने दिया। ये -1 और ये प्लस का 1/2, माइनस का 1/2 बच रहा है, मैंने माइनस का 1/2 लिख दिया यहाँ पर, और माइनस का 1/2 ln 1/2। ठीक है, वैसे ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सब प्लस का बन जाएगा, बट कोई बात नहीं। फिर प्लस यहाँ पर देखो 2 ln 2 और ये +1 हो गया ना, माइनस है यहाँ पर, तो 2 ln 2 -1 बचेगा, +2 ln 2 -1 बचेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा log e⁻10। फिर यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 1/2 + 1/2 ln 1/2 + 2 ln 2 -1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखना, इस 1/2 को आप लिखोगे 2 पावर -1, माइनस आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 ln 2, -1/2 ln 2, ये 2 ln 2 है, तो 3/2 ln 2 बच जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3/2 ln 2, 1/2 और ये -1, तो माइनस का 1/2 बचेगा। ठीक है, बात समझ गए यहाँ पर? अब आपने क्या किया, यहाँ पर 2 बाहर ले लिया। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे आ जाएगा 2 log e⁻10 e⁻10, 2 बाहर आ गया, ये ln 8 हो गया। एक मिनट, ln log है e⁻10। ठीक है, log e⁻10 है बाहर, 2 आपने बाहर निकाल लिया था, ये टर्म ln 8 बन गया, 3 यहाँ 2 के पावर में गया, ln 8 -1। ln 8 -1 को आप क्या लिखोगे, 1 को आप लिख दो ln e, तो ln 8/e हो जाएगा ये, है ना, ln 8/e आ गया, तो ये आ जाएगा 1/2 ln 8/e। अच्छा, इसको अगर मैं वापस e को नीचे ले गया हूँ बेस में, तो ln 10 बन जाएगा ये, और इसको आप वापस लिख सकते हो 1/2 log 10, बेस में 10 और आर्गुमेंट में 8/e। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, 1/2 log बेस 10 और 8/e, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेंथी सवाल था, कैलकुलेशन था, इसमें गलती होने का पूरा चांस था, और बहुत सारे बच्चों ने गलती हो सकता है किया होगा इस सवाल में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सवाल को। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ये सवाल है 0 से पाई है यहाँ पर। अच्छा, cos x पे मोड लगा हुआ है। अब cos x जो होता है ना, वो आप जानते हो कि 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है, π/2 से पाई में नेगेटिव होता है। तो अगर आप इसको ओपन करते हो 0 से π/2 में, तो cos x बनेगा, बट अगर आप π/2 से पाई में ओपन करते हो तो ये -cos x बनेगा, तो -cos x आ जाएगा यहाँ पर। मतलब ये सिग्नम cos x है, ऐसा मान सकते हो आप, सिग्नम cos x है ये, है ना। cos से cos चला गया, 1 आ गया, और इंटीग्रेशन करेंगे तो π/2 -0 लिखना पड़ेगा, माइनस आप बाहर ले लो, यहाँ पे भी 1 है, तो पाई - π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी π/2 है और ये भी π/2 है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, π/2 - π/2 0 हो गया, तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, इसको पहले साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। मतलब इसमें हम वही जो प्रॉपर्टी नंबर 4 हम लगाते हैं कि x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है a + b - x, वो हम यहाँ पे लगाते हैं।
तो अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाया जाएगा, बट पहले हम साइन कोस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, तो ये आ जाएगा 10x को लिख दिया साइन एक्स बाई कोस एक्स, कोस एक्स से पूरा मल्टीप्लाई किया इसको, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अब यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई कर रहा हूं मैं, मतलब एक्स की जगह पुट कर रहे हैं हम 0 प्लस पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स आएगा यहाँ पर 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये पाई माइनस एक्स हो गया। साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है पता है आप लोगों को? कितना होता है? साइन एक्स ही होता है, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अगर आप इस फर्स्ट को और इस सेकंड इसको मान लेते हैं, इसको ऐड कर दो, तो उससे क्या होगा, ये जो माइनस वाला टर्म है वो हट जाएगा, तो ये 2i कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 2i आ जाएगा यहाँ पर 0 से पाई, और पाई साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। बात समझ गए ना? अब इसमें क्या करना है, अब ऐसा करते हैं कोस एक्स को या तो टी सब्स्टिट्यूट कर दो आप यहाँ पर, है ना, या फिर अगर आप फिर से प्रॉपर्टी नंबर 5th लगाते हो इसमें, वो 2a वाला प्रॉपर्टी, तो वो भी लगा सकते हो, है ना। अगर 2a वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर पाई बाई 2 आ जाएगा। ऐसा कर लेते हैं, इससे ये 2 से 2 चला गया, कोस एक्स को या तो टी सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें ना, तो कोस एक्स को अगर टी सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी, ठीक है। तो आई हो जाएगा, अच्छा माइनस पाई तो रहने दो, है ना, ये माइनस भी लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, साइन एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी रखेंगे ना, माइनस डी टी रखा जाएगा, तो माइनस और ये डी टी रख दिया, पाई भी था तो पाई चलो यहाँ लिख देते हैं, और 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, ये 0 पुट करेंगे अगर x की जगह पर, t1 आएगा, पाई बाई 2 पुट करोगे तो, अगर पाई बाई 2 पुट करोगे तो यहाँ पर t0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो आगे ये हो जाएगा 0 से 1 पाई डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t, तो ये tan इनवर्स t आ जाएगा 0 से 1, tan इनवर्स 1 हो जाता है पाई बाई 4, और tan इनवर्स 0 तो 0 होता ही है, तो आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। ऑप्शन ए हो जाना चाहिए सवाल का, ठीक है भाई, बात समझ गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, माइनस ए से ए वाला प्रॉपर्टी लगा देते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 था शायद वो जो हमने पढ़ा था लेक्चर्स में, तो माइनस ए से ए अगर लगाया यहाँ पर, तो उसमें हम चेक करते हैं कि जो फंक्शन दिया है वो ओड या इवन है, ऐसा हम चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको पहले एफ एक्स लिखो आप यहाँ पर, एफ एक्स लिख दिया ई पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ई पावर 2x माइनस 1। अगर यहाँ पर माइनस एक्स लिखा तो ई पावर माइनस एक्स सेक स्क्वायर तो उतना ही रहेगा, ई पावर माइनस 2x हो गया ये, है ना, माइनस 1। इसको 1 अपॉन ई पावर 2x लिखेंगे, और ई पावर 2x एलसीएम लेंगे तो ऊपर जाएगा, तो ई पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा इतना, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि ये जो एफ ऑफ माइनस एक्स है ये आ गया माइनस एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स ओड फंक्शन है, और किसी ओड फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेट करते हो माइनस ए से ए में तो वैल्यू आ जाएगा 0, ऑप्शन ए आ जाएगा। बात क्लियर है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ से बस इतना मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि दिस इज ओड फंक्शन, ये ओड फंक्शन है,
और किसी भी ओड फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करते हो माइनस ए से ए में तो उसका वैल्यू होता है 0। एफ एक्स ओड है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि लिमिट जो है एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी दे रखा है आपको, ऊपर एक पॉलिनोमियल है, नीचे डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ के क्या होगा वो बताना है आपको, है ना। तो देखो इस टाइप के सवाल के लिए हमने एक लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला हमने क्या पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था कि लिमिट जब एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, ऊपर पॉलिनोमियल या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा न्यूमेटर या डिनोमिनेटर दोनों में। तो उस केस में हम क्या करते हैं, 3 चीज़ें होती है ना। हमने इसको इस रूल को एक नाम भी दिया था जिसको लॉ ऑफ लव बोला जाता था, आपको याद होगा, है ना, ठीक है, याद होगा ही सही। तो प्रेम का नियम आप अप्लाई कीजिए यहाँ पर, और उस नियम के अकॉर्डिंग, उस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर जो न्यूमेटर वाला आपके पास पॉलिनोमियल है, एक्सप्रेशन है, उसका डिग्री अगर बड़ा है और डिनोमिनेटर का डिग्री छोटा है न्यूमेटर के डिग्री से, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि डिग्री ऑफ न्यूमेटर अगर बड़ा है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो उस केस में आंसर जो इन्फिनिटी चला जाता है, इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी, डिपेंडिंग कि उनके लीडिंग कोएफिशिएंट्स का रेशियो क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी, नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो इस केस में तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। अच्छा, अगर डिग्री जो है इक्वल अगर होता है, डिग्री अगर इक्वल होता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उनके लीडिंग जो कोएफिशिएंट्स है न्यूमेटर डिनोमिनेटर का, टर्म्स के जो कोएफिशिएंट्स लीडिंग कोएफिशिएंट्स है, उनका रेशियो आंसर आता है। यानी कि यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना, यहाँ पर नहीं कर रहा था एग्जिस्ट। या फिर ये समझो कि डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा हो गया तो आंसर आ जाता है 0, या 1/x अगर होता है तो 1/∞ 0 हो जाता है। वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाया जाएगा, तो वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। फर्स्ट वाले केस में नहीं करेगा, यानी कि डिनोमिनेटर का डिग्री या तो इक्वल होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। न्यूमेरेटर का डिग्री कितना है, 2 है, और डिनोमिनेटर में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर k पे डिपेंड करता है मामला, है ना, k पे डिपेंड करता है। तो k जो होना चाहिए आपके पास में वो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है बात, समझ के? बस ये आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, मतलब इन सब चीज़ों में तो आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो, है ना, बट थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया मैंने कॉन्सेप्ट वापस। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10th में यहाँ पर ये इन्फिनिटी और ये माइनस, मतलब ये भी इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी है। जब एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो फॉर्म यहाँ पर पहले तो आप पहचान लोगे कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है ये। अब उसको सोल्व कैसे करते हैं, इसका टेक्निक क्या बताया था कि पहले तो आप उनका एलसीएम ले लो, ठीक है। तो वही करते हैं, जो हमारा अप्रोच है, जो हमने पढ़ा हुआ है वही अप्लाई करो, कुछ अलग क्यों करेंगे, है ना। हाँ, जब अगर किसी सवाल में वो अप्रोच नहीं काम कर रहे तो कुछ अलग सोचा जाएगा, ठीक है। चलो अभी तो वही करते हैं हम कि एलसीएम ले लिया हमने, और एलसीएम इतना आ गया यहाँ पर 3x + 2, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा, देखो ध्यान से, ये बन रहा है क्या, ध्यान से देखना एक मिनट। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लो इसको, पहले सिंप्लीफाई कर लो। ये 3x पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3x पावर 4 बनेगा, माइनस से कैंसिल हो जाएगा। सेकंड टर्म यहाँ बात करोगे तो 2x³ आएगा, यहाँ पर +4x² आएगा। यहाँ पर इसका लीडिंग टर्म जो होगा वो हो जाएगा 9x³। बाकी टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो दोनों का डिग्री क्या हो गया, सेम हो गया यहाँ पर। और डिग्री जब सेम होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, तो प्रेम का नियम क्या कहता है हमारा कि सर आंसर आ जाएगा इनके लीडिंग टर्म्स के कोएफिशिएंट का रेशियो, यानी कि 2/9, ठीक है, 2/9 ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं हम, ठीक है।
तो देखो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है इस सवाल में भी, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि न्यूमरेटर में x का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में भी सेम वही। फिर देखो x का पावर यहाँ पे कितना है, 1/2 है ना, और आप इसमें देखोगे x पावर 1/3, फिर 4 इंटू एक्स पावर 1/4 एंड सो ऑन चलता रहेगा x पावर 1/n तक, यानी कि पावर्स x के पावर्स कम होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2x - 3 है, उसका पावर 1/2, और यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से पावर्स कम होते जा रहे हैं, है ना, n तक। n कोई नेचुरल नंबर रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। तो सबसे बड़ा टर्म की बात करें जिसमें सबसे बड़ी पावर है न्यूमरेटर में, तो वो यही टर्म है, और डिनोमिनेटर में बात करें तो वो यही टर्म है, और दोनों का डिग्री क्या है, सेम है, 1/2 1/2। तो इस केस में आंसर आ जाता है दोनों के लीडिंग कोएफिशिएंट्स का रेशियो, ऊपर का रेशियो 2 है, नीचे का रेशियो 1 है। अच्छा देखो ध्यान से, एक मिनट, x पावर 1/2 है, यहाँ पर ये x पावर 1/2 है, बट यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है, 2। अच्छा ये 2 के भी पावर 1/2 है, ठीक है, तो न्यूमरेटर में तो चलो 2 है, डिनोमिनेटर में जो 2 है इसका पावर कितना है, 1/2, यानी कि √2 है, तो 2/√2 कितना आ जाएगा, √2 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, है ना, लीडिंग टर्म्स का कोएफिशिएंट का रेशियो। तो वो ऐसे निकालेंगे हम, ठीक है ना, बात समझ गए होंगे, यानी कि √2 ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 दिया हुआ है, और यहाँ पर अगर आप पुट करो इसमें तो ये इन्फिनिटी हो गया π/2 पुट करने पर, 10 वाला टर्म्स, और इसमें अगर आप π/2 पुट करते हो तो 2 + 3 5 है ना, और 4 9, उसका √3 आ जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 sin² x, मतलब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रेशनलाइज कर रहा हूँ, √a - √b लिखा हुआ है, तो इसको आप a - b अपॉन √a + √b लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया 3 sin x + 4 माइनस a - b कर रहे हैं 6 sin x + 2। अच्छा यहाँ पर देखो माइनस है ना, तो -6 sin x और -2 अपॉन √a + √b, यानी कि आ जाएगा 2 sin² x + 3 sin x + 4 प्लस यह आ जाएगा sin² x + 6 sin x + 2। अब इंटू 10² x है, इसको आपने लिख दिया sin² x / cos² x, है ना, ऐसा लिख देते हैं। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको, कुछ बन रहा है क्या, यहाँ पे देखो इसमें ये 2 sin² x और sin² x, एक sin² x बच जाएगा, ठीक है, और माइनस का 3 sin x और +2 बचेगा। डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर तो पूरा वही का वही रहेगा, यहाँ पर sin² x है, और जो cos² x है उसको मैंने लिख दिया 1 - sin x 1 - sin² x लिख दिया। cos² x को क्या लिखा, 1 - sin² x, और उस 1 - sin² x को 1 - sin x और 1 + sin x आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर अगर आप बात करें इसका, तो sin x माइनस फैक्टर्स कर रहे हैं, sin x - 2 sin x - 1 sin x - 1 इतना हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा इसका, यहाँ पर 1 - sin x 1 + sin x। देखो यहाँ से इसके साथ कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, कुछ ये भी पॉजिटिव नंबर आएगा, है ना, और मतलब वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पर जो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा था वो इसकी वजह से हो रहा था, इस टर्म की वजह से, देखो यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसको आप कैंसिल कर दो, बस एक -1 बचेगा। इसमें अगर आप π/2 पुट करते हैं तो ये 3 आया था, 3 + 3 तो 6 हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें π/2 पुट करोगे 1 हो जाएगा, इसमें π/2 पुट करोगे -1 हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा -1, ये 1 हो गया, ये हो गया -1 और ये -1, और डिनोमिनेटर में हो गया कितना 1 + 1 है ना, π/2 है यहाँ पर x की जगह पर, तो 2 × 6 हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा 1/12। तो ऑप्शन सी आ जाएगा, है ना 12th का आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ठीक है भाई, अगला सवाल है, देखो कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है, पहले वो पहचानना पड़ेगा। सेक π/2 जीरो होता है, तो 0 पावर, और कोट π/2 भी क्या होता है, 0 होता है, तो 0 पावर 0 फॉर्म है, लिख लो यहाँ पर 0 पावर 0 फॉर्म है। अब सोल्व कैसे करते हैं, लॉग लेकर के करते हैं, तो इसको L मान लो, इस लिमिट को जो आपको फाइंड करना है, और यहाँ पर नेचुरल लॉग दोनों साइड में अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर ln L आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू π/2, ये कोट x और ln sec x। ठीक है, तो जो कोट x है वो बन जाएगा कोस बाय साइन, या फिर ऐसा करो कोट x को लिख दो tan x, है ना, ये ln sec x और ये tan x लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा अभी आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ पर π/2 हम पुट करते हैं तो sec x क्या हो जाता है, sec π/2 इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, और ln इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ऐसे tan इन्फिनिटी भी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, समझ गए ना, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इसमें एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, वो अप्लाई करते हैं, तो ln L आ जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू π/2, डेरिवेटिव ऑफ ln sec x क्या होगा, 1/sec x होगा, और sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। देखो यहाँ पर एक sec x से sec x चला गया, लिमिट x टेंडिंग टू π/2, तो यहाँ पर tan बचा हुआ ना, tan को आप लिख के लिख सकते हो साइन बाई कोस, ठीक है, तो कोस और सेक 1 हो जाएगा, एक सेक बचेगा उसको ऊपर लेके जाओ तो कोस बन जाएगा वो, तो इतना आ जाएगा ये साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये बन जाएगा। और अगर π/2 पुट करते हो यहाँ पर तो ये तो हो गया 1 बट ये हो गया 0, कोस π/2 0 होता है, तो ln L आ जाएगा 0, ln L हो जाएगा 0, यानी L हो जाएगा e⁻0 यानी कि 1। ऑप्शन ए आ जाएगा सवाल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f(x) इक्वल टू, ठीक है, मिनिमम ऑफ 1 1 + x³ x² - 3x + 3। तीन आपको यहाँ पर फंक्शन दे रखे हैं, उन तीनों का मिनिमम वाला पार्ट लेकर के आपको f(x) मिलेगा, और वो f(x) कहाँ पर कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल है वो आपको बताना है। तो पहले तो आपको कंबाइन एक साथ ही तीनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 1, तो 1 तो कॉन्स्टेंट होता है, तो ये बना दिया हमने 1, या 1 को बाद में बना देते हैं। पहले आप 1 + x³ बनाओ, तो 0 डालने पे 1 आएगा, क्यूबिक की तरह ही आएगा, बस 1 ऐड कर दिया तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट से। तो ऐसा कुछ बनने वाला है सब इसका ग्राफ, ठीक है। ये बन गया 1 + x³, ठीक है। अब यहाँ पर हम बनाते हैं x² - 3x + 3, ठीक है। इसकी एक बात कर रहा हूँ मैं, y = x² - 3x + 3 का। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव करो, मतलब वर्टेक्स फाइंड करने की बात कर रहा हूँ, पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, वर्टेक्स फाइंड कर लो, या तो फिर वर्टेक्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे, -b/2 लगा दो, तो -b 2a a1 है, तो ये आ जाएगा 3/2।
तो यानी कि इसका वर्टेक्स जो आएगा वो x इक्वल टू 3/2 पे आएगा। और कितना आएगा वो भी देख लो, y के अंदर 3/2 पुट कर लो यहाँ पर। 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस 9/2 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर अगर आप माइनस 9/2 9/4 को सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस 9/4 आएगा, माइनस 9/4 प्लस 3, तो ये 3/4 ही बचेगा, ठीक है। यानी कि वर्टेक्स हो जाएगा 3/2 3/4 पर, यानी कि यहाँ पर कहीं पे होना चाहिए, ये 1 था ना, ये 1 था, 3/4 1 से छोटा ही होगा, यानी कि कहीं यहाँ पे होना चाहिए। तो ये है 3/2 3/4, 0 पुट करते हो इसमें तो 3 आता है। तो यानी कि ये ग्राफ जो बनेगा ऐसा कुछ बनेगा, इस टाइप से बनेगा। मतलब थोड़ा सा बेटर बनाते हैं। ऐसा कुछ बनना चाहिए। अच्छा, अगर इसमें आप पुट करते हो, अब 1 का बना लेते हैं, y इक्वल टू 1 बना लो। तो y इक्वल टू 1 कैसे बनेगा, ये यहां से बनना चाहिए और ऐसा कुछ बन जाएगा। ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू 1। अब इन तीनों का मिनिमम आपको लेना है, ठीक है, इन तीनों का मिनिमम। तो देखो मिनिमम एक तो यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, इसको अलग कलर से बनाते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ऑरेंज कलर ले लेते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये देखो एक तो मिनिमम ये आ रहा है, उसके बाद में ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये वाला पार्ट आएगा मिनिमम, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो कॉर्नर्स की बात अगर आप करते हो तो कॉर्नर्स यहाँ पे आपको एक दूसरा कॉर्नर यहाँ पर, मतलब जो ऑरेंज वाला ग्राफ है ना ये आपका फाइनल एफेक्स है, और तीसरा कॉर्नर यहाँ पे आपको दिखता है। अच्छा, ये तो डायरेक्ट कॉर्नर आपको दिख रहा है, बट ये वाला कॉर्नर हो सकता है ना हो, है ना, क्योंकि शार्प एज वहाँ पे होना चाहिए। अब इसमें अभी हम कंफर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका RHD तो 0 है, क्योंकि इस लाइन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का डेरिवेटिव तो 0 होगा, है ना। तो LHD की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 + x³ है, ये कर्व कौन सा था, 1 + x³ था। अगर आप 1 + x³ का डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू x तो 3x² आएगा, और 0 पे चेक करना है तो 3x² में अगर आप 0 पुट करते हो तो 0 आ जाता है। तो LHD 0 हो जाएगा, RHD 0 है, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है यहाँ पर, बाकी जगह नहीं होगा। बाकी जगह भी अगर आपको चेक करना है तो कर सकते हो, मतलब 0 पर डिफरेंशिएबल है। इस पॉइंट पर अगर आप चेक करना चाहोगे तो आप कर लेना उसको इस पॉइंट पर। अब आप बोलोगे सर ये पॉइंट तो पहले फाइंड करना पड़ेगा, हाँ पहले पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। y1 है यहाँ पर और y1 है, इसमें पुट कर दो आप क्वाड्रेटिक में। तो y अगर 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो x² - 3x + 3 = 1, तो x² - 3x + 2 = 0 आएगा। x आ जाएगा यहाँ पर x - 1 x - 2 = 0, x के दो वैल्यू आ गए 1 और 2, ठीक है। 1 पे आप चेक कर लो, 1 का इधर LHD कितना है, 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। RHD की बात करोगे, डेरिवेटिव करो आप यहाँ पर इस पैराबोला का, जो कि 2x - 3 हो जाएगा। अगर 1 पुट किया आपने तो -1 आ रहा है, देखो RHD -1 आएगा 1 पर। सेम आप यहाँ पर 2 पर भी करके देख लेना। तो यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा, 1 पर और 2 पर होगा, ठीक है। 1 और 2 पर अगर होगा तो 2 पॉइंट्स आए, मतलब ऑप्शन ए आ जाएगा 14 का, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी डिफरेंशिएबिलिटी का ही है। अच्छा, मिक्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों मिक्स करके दिया है सवाल में। fx यहाँ पर दे रखा है आपको, यहाँ से अगर देखो आप यहाँ पर तो साइन मोड x -1 है, ये साइन के अंदर ही है। पहले इस मोड पर थोड़ा गौर करना। आपको जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है वो x = 2 पर करना है। x 2 एक रेडियन क्वांटिटी है, तो 2 का मोड, इस मोड का तो कोई मतलब सेंस बनता नहीं है ना भाई। 2 का मोड तो क्या होगा, 2 ही होगा। 2 - 1 1, और साइन 1 जो होता है, साइन 1 एक पॉजिटिव नंबर है। साइन 1 रेडियन मतलब साइन 57 डिग्री, तो वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पर तो ये जो बाहर वाला मोड है, ये वाला मोड
ये वाला मोड भी पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर आपके पास में साइन x माइनस 1, ये मोड पॉजिटिव ओपन हो गया, -2 बचा हुआ है और उसका ये मोड। अच्छा, साइन तो कभी 2 के बराबर हो नहीं सकता है ना, मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, तो ये -2 बड़ा होगा फिर तो fx यहाँ पे आ जाएगा साइन x माइनस, मतलब ये मोड नेगेटिव ओपन होगा तो ये साइन माइनस का आ जाएगा 2 प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस साइन x माइनस 1 आ जाएगा fx। ये फाइनली आपके पास fx आ चुका है। अच्छा, साइन कंटिन्यूस होता है, मोड कंटिन्यूस होता है, तो ये जो पूरा फंक्शन fx है वो तो कंटिन्यूस होगा ही होगा, तो ऑप्शन बी तो वैसे गलत हो गया कि fx इज डिसकंटिन्यूस, ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन ए, सी और बी, डी में से कुछ होगा, ठीक है। कंटिन्यूस तो ये है, अब आप यहाँ पे चेक कर लो कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कहाँ पर, 2 पर। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे अगर हम 2 पर, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा यहाँ पर माइनस कॉस एक्स माइनस 1 आ जाएगा। देखो इसमें एल एस टी अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 पर कोई शार्प एज वाला कोई कॉर्नर वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ना ही मोड के अंदर 2 पर 0 हो रहा है। मोड 2 डालो, क्या मोड 0 देगा, क्या नहीं देगा, एक पॉजिटिव नंबर ही, मतलब ये जो नंबर आएगा 2 डालने पर नेगेटिव ही आएगा, तो वहीं से हमने इसको ओपन किया, तो 2 डालने से मोड को कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं आएगा मोड का, है ना। तो अब डेस इतना आ गया, अगर आप इसमें 2 प्लस डालोगे या 2 माइनस डालोगे तो सेम ही वैल्यू देगा, आर एस जी या एल एस जी जो भी डालोगे सेम आएगा, यानी कि यहीं से आप एफ डैश ऑफ 2 निकाल दो जो कि माइनस कॉस 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड एफ डैश 2 इक्वल टू माइनस कॉस 1, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इस सवाल में क्या करेंगे, मैक्सिमम सम ऑफ द सीरीज क्या होगा वो आपको बताना है, मैक्सिमम सम कितना होगा। तो ऐसे करने के लिए इसको हमने क्या किया, एस मान लें यहाँ पर और इसको लिख देंगे 58/3, फिर हो जाएगा ये 56/3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। देखो मैक्सिमम सम क्यों बोल रहा है आपसे, भी कभी ना कभी ये 0 होगा, मतलब क्योंकि वैल्यू कम हो रहा है, टर्म्स जो है यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, मतलब कि इसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है ना। तो कॉमन डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो टर्म्स कम होते 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 0 को क्रॉस करेगा, नेगेटिव में जाएगा कभी ना कभी। तो 0 के पहले तक तो सम क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था सबका, और वही मैक्सिमम होगा। जैसे ही अगर आपका नेगेटिव टर्म आना स्टार्ट हुआ, नेगेटिव टर्म आते ही जो सम है, अगर सम करेंगे तो नेगेटिव टर्म क्या करेगा, सम को कम करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको 0 तक या 0 से पहले तक ही रुक जाना है, नेगेटिव में नहीं जाने देना टर्म को। तो इस सवाल को करने के लिए हम मान लेते हैं कि nth टर्म जो है वो मान लेते हैं कि 0 है, ठीक है, ऐसा मान लिया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, nth टर्म के लिए 20 प्लस n-1। कॉमन डिफरेंस की अगर बात करोगे यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 58/3 माइनस 20, तो ये आ जाएगा -2/3 ना, -2/3 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। -2/3 अगर आ गया इक्वल टू 0 कर दिया, है ना। -20 हो गया, 20 को उधर भेजा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 20 10 टाइम चला जाएगा, 3 उधर डाल दिया 30 हो जाएगा। तो n आ गया 31, अच्छा एग्जैक्ट आया है, यानी कि इसका जो 31st टर्म होगा वो 0 होगा, है ना। तो 31st टर्म तक का सम फाइंड कर लो, ठीक है, या 30 टर्म का कर लो, क्योंकि 31st टर्म तो 0 होगा, उसको ऐड करो मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपकी जो इच्छा जो कर लो आप। तो मैं S30 निकाल देता हूँ, S30 क्या हो जाएगा 30/2 है ना, n/2,
और 2a, या फिर ऐसा करो ना 31 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टर्म क्योंकि पता है ना, लास्ट टर्म हमको पता है कि 0 है, तो n कितना है यहाँ पर 31, n/2, a यानी कि फर्स्ट टर्म क्योंकि 20 है, और l लास्ट टर्म, हमने 0 तक का सम करना है, तो ये आ गया 2 से 20 चला गया 10 बार, और ये आ जाएगा 310, 31 टर्म्स तक का हम सम कर रहे हैं। ठीक है, 310 आंसर आ जाएगा सवाल का, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, समझ गए, बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। इसमें 3 नंबर्स के बारे में बोला गया है जो कि जीपी में है, उनका सम 70 है, ये आपको गिवन है, और जो एक्सट्रीम वाले नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया गया 4 से, और जो मिडल में जो नंबर है उसको 5 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, और वो ऐसा करने के बाद में एपी में आते हैं टर्म्स, तो उन तीनों नंबर्स का सम बताना है आपको। तो इस सवाल में देखो, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कर सकते हो इतना, आप जीपी में मान लो टर्म्स, पहली बात तो कि हाँ जीपी में टर्म्स ए आर, फिर ए मतलब ए अपॉन आर, ए आर मान लो, इनका सम 70 कर दो, फिर आप एपी वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाओ, है ना, वो सब कर लो। लेकिन एंड में फाइंड क्या करना है आपको, सम ऑफ द नंबर्स, और उसने सवाल में ऑलरेडी क्या बोला है, सम 70 बोला है, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए ना। तो इतना सब करके भी आंसर 70 आप निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने निकाला भी होगा सोल्व करके, कि सोल्व करते गए फिर 70 आया। ठीक है, बट अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया तो आंसर क्वेश्चन में छुपा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है और ये ग्रेटर देन 0 है, हमेशा पॉजिटिव है, तो लैम्डा किस इंटरवल में होगा। देखो, सबसे पहले आपका जो ध्यान जाना चाहिए यहाँ पर, इसको हमेशा पॉजिटिव करना है, लैम्डा पे ध्यान जाना चाहिए, लीडिंग कोएफिशिएंट। मतलब कंसेप्ट आपको पता ही है कि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर ऐसा है तो ये हमेशा पॉजिटिव कब होता है, जब ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो। तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट लैम्डा, उसको आपको पहली बात तो पॉजिटिव करना पड़ेगा, दूसरी बात डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो भी आपको लैम्डा जो आने वाला है ना पॉजिटिव ही आएगा। तो ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ए और बी में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन होता है। मतलब ऑप्शन डी भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, नन ऑफ दिस भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी तो नहीं होगा। चलो डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव करो आप यहाँ पर, तो 9 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, -4 लैम्डा और 5 लैम्डा +1। इसको करना है आपको पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 लैम्डा स्क्वायर -20 लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा। ठीक है, ये बच जाएगा यहाँ पर -11 लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा इज नेगेटिव, ऐसा बच जाएगा। 11 लैम्डा स्क्वायर को उधर ले लिया हमने, या फिर ऐसा करो इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आ गया, साइन चेंज हो गया। यहाँ पर लैम्डा कॉमन लिया तो 11 लैम्डा +4 इज ग्रेटर देन 0 आएगा। इसमें एक कैलकुलेशन गड़बड़ किया हमने, बी स्क्वायर जब किया था तो 9 लैम्डा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, दिस इज 81 लैम्डा स्क्वायर, 81 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पर, छोटा सा। ठीक है, वापस देखो ध्यान से, 81 लैम्डा स्क्वायर -20 कितना हो जाएगा, 61 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा -4 लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा कॉमन ले लिया तो 61 लैम्डा -4 बच जाएगा। ठीक है, अब वही साइन स्कीम लगा दो, 0 ये आ जाएगा 4/61 प्लस माइनस प्लस नेगेटिव चाहिए आपको, तो लैम्डा बिलोंग करेगा 0 से
4/61 को। ऑप्शन है ऐसा कुछ 0 से 4/61? ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, क्योंकि लेमडा। अच्छा एक मिनट, अच्छा ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहे उससे हमको क्या, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। LHS RHS से हमेशा बड़ा होना चाहिए, बस ये चाहिए। तो अगर लेमडा एक बार 0 डाल के देखा है हमने इसमें, दिस इज केस 1 जो कि हमने सोल्व किया किसके लिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ना हो तो क्या होगा, मतलब लेमडा का 0 हो जाए तो क्या होगा, लेमडा का 0 हो जाएगा तो ये टर्म गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, 1 बचा। और 1 ग्रेटर देन 0 होता है क्या, होता है। तो इसका मतलब लेमडा 0 आप आंसर में ले लो। तो लेमडा 0 लेना है तो 0 से 4/61, ऑप्शन ए आ जाएगा। ऐसे करना है सवाल को ना, बहुत अच्छा सवाल था ये। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में इस टाइप के सवाल मैंने आपको कराए होंगे, आपको याद होगा। अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है ये। जब भी दोनों तरफ मॉडुलस दिखता है तो हमारा तरीका ये होता है कि स्क्वायर करो उसको और प्रॉपर्टी यूज करो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो स्क्वायर अगर करेंगे यहाँ पर तो Z1 + Z2 का स्क्वायर, Z1 - Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, फिर इसको आप लिख दो Z1 + Z2, एक मिनट, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कौन सा, Z² वाला, मतलब Z मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर क्या होता है, Z × Z बार होता है, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा Z1 + Z2 और Z1 बार + Z2 बार। सिमिलरली यहाँ पर भी आप लगा दोगे प्रॉपर्टी, तो Z1 - Z2 आ गया। ठीक है, समझ गए बात को। ये Z1 बार हो जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर आ गया। ये Z1 Z2 बार हो गया, फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई किया Z2 Z1 बार प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम वही Z1 के मोड का स्क्वायर माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार और प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। पहली बात तो ये देखो, ये गया और ये भी गया। Z1 Z2 बार, ये Z1 Z2 बार, ठीक है। उसको इधर अगर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। इसको अगर इधर लाओ तो ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। 2 को हटा देंगे यहाँ पर, मतलब 2 को डिवाइड कर देंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, इस टर्म को अगर ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि Z1 Z2 बार का, या फिर अभी रुक जाओ, इसको ऐसा समझ लो, आपको एम्पलीट्यूड किसका चाहिए, देन द डिफरेंस इन द एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2, ठीक है ना। Z1 Z2 का जो एम्पलीट्यूड है उसका डिफरेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये Z1 Z2 बार है माइनस Z2 Z1 बार है। आपने Z1 बार नीचे लिया तो Z1 बार आ गया, या Z2 को नीचे लो तो Z1/Z2 आ गया। यहाँ पर माइनस Z1 बार/Z2 बार था, इतना आ गया। तो ऐसे मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इक्वल टू माइनस Z बार लिखा हुआ है, या फिर Z प्लस Z बार इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना। Z प्लस, इसको इधर ले लो, Z प्लस Z बार इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि Z मान लो x प्लस आइटा y है प्लस Z बार यानी कि x माइनस आइटा y इक्वल टू 0। इस बात का मतलब क्या होगा कि x 0 है, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, यानी कि Z1/Z2 एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि उसका आर्गुमेंट अगर आप फाइंड करोगे तो आर्गुमेंट कितना आ जाएगा,
पाई बाई 2 आ जाएगा, है ना। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। ये तो फाइंड करना था आपको, है ना। ये प्रॉपर्टी लगा दी आर्गुमेंट का। तो डिफरेंस बिटवीन द एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 कितना आ गया, पाई बाई 2 आ गया। समझ गए बात को। तो ऑप्शन सी आ जाएगा सवाल का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। देखो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। यहाँ पर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 दे रखा है और आपको यहाँ पर दे रखा है Z1 प्लस Z2 और एक Z3, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दे रखा है। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी का अगर आप यूज करो तो उसका यूज करके आप क्या बोल सकते हो कि दिस इज लेस देन, है ना। इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो दिस इज लेस देन अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। Z1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, कितना है, 2 है। Z2 का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 3 दिया है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड अगर आप फाइंड करोगे तो 13 आ जाएगा। 13 प्लस 5 18 हो जाएगा। ये ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। न्यूमेरिकल टाइप के सवाल अब हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1/n4 दिया हुआ है, ठीक है। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n4। अच्छा, सिग्मा आपको दे रखा है। आप इसमें से एक काम करो, एक n को रहने दो बाहर, ताकि आपको समझ में आ गया वो सवाल कि इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है ना। एक n को बाहर रहने दो और n क्यूब से डिवाइड कर दिया। तो n क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं अगर यहाँ पे भी n क्यूब से डिवाइड किया, यहाँ पर भी n क्यूब से डिवाइड कर दिया, है ना। 1/n क्यूब अंदर डाल दिया। तो ये बच जाएगा 3r/n का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा, 2r/n बचेगा। बात समझ गए। अब r/n को आप क्या पुट करोगे, x लिमिट और सिग्मा मिलकर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो 1/n है वो dx में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, अब इतना बन जाएगा ये r जब 1 है 1/∞, 1/∞ कितना हो गया, 0 हो गया। और 2n रखा है यहाँ पर तो 2 हो गया ये। 3x² प्लस 2x पर dx हो जाएगा। समझ गए। टू पुट किया अगर इसमें तो 8 प्लस 4 आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा इसका 12। 0 तो पुट करोगे तो तब तो 0 आई गई, तो आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये वापस वही सवाल आ गया। कौन सा वाला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस है और log 0 प्लस क्या देता है, -∞ देता है। ln 0 प्लस की बात कर रहा हूँ, -∞ देता है। अब अगर ln 0 प्लस जो है -∞ दे रहा है, क्या दे रहा है, ln 0 प्लस -∞ दे रहा है, -∞ दे रहा है। अब ये जो टर्म है उसका स्क्वायर, -∞ का स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाएगा और ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। ये तो वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाला जो हमने पढ़ा था, पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियल, वही टॉपिक बन गया, है ना, वही टॉपिक बन गया। तो उसमें तो क्या होता है, अगर डिग्री सेम है तो आंसर आ जाता है लीडिंग जो टर्म्स है उनके कोएफिशिएंट का रेशियो। तो यहाँ पर लीडिंग टर्म्स ये वाला और ये वाला है ना, क्योंकि दोनों का डिग्री सेम है, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। तो आंसर फिर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। इसका कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, तो आंसर आ जाएगा 3/1, यानी कि 3 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस थीटा में एक सीरीज दिया हुआ है और देखने पे लग रहा है कि ये कोई AGP है ना, क्योंकि 3, 5, 7
9, ये तो AP है, कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस क्यूब थीटा, ये एक GP है और उसका सम जो है -1/2 है। ठीक है, कोस थीटा का मोड 1 से छोटा होगा, ये बात हम जानते हैं वैसे भी, मतलब कोस थीटा 1 के इक्वल नहीं हो सकता, 1 और -1 के इक्वल, और इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। अच्छा, इसको पहले आप अगर सिंप्लीफाई करो, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना होता है, 1 माइनस कोस थीटा, लिख सकते हो ऐसा, और उसका स्क्वायर करो तो ये 2 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि इतना बन जाएगा आपके पास, 2 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर ये बनेगा 4 माइनस 4 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस पे आते हैं, ये जो आपको सीरीज दिया हुआ है 3 कोस थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 7 कोस, ये इन्फाइनाइट AGP है ना, ये तो जानते हो आप। तो हम क्या करते हैं, इसका जो कॉमन रेशियो है वो कितना है, GP का कोस थीटा है, तो इसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया, S को, अच्छा इसका सम वैसे भी -1/2 था, ठीक है, चलो -1/2 के इक्वल बाद में कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा, फाइव माइनस 3 हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 कोस क्यूब थीटा एंड सो ऑन। तो S1 माइनस कोस थीटा है यहाँ पर, इसकी अगर बात करें तो इसका 3 कोस थीटा को आप एग्जिट रहने दो, ये एक इन्फाइनाइट GP है, यहाँ से इसका फर्स्ट सम 2 कोस स्क्वायर थीटा है, मतलब सम कितना हो जाएगा A/1 माइनस R हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करते हो इसको तो ये आ जाएगा 3 कोस थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बचेगा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा, इससे डिवाइड कर दो उसको, तो S इक्वल टू आ जाएगा 3 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, और जो S है वो कितना दिया था सवाल में, वो दिया था -1/2। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब, और 2 उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा कोस थीटा, देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको, कोस थीटा हो जाएगा और -1 हो जाएगा, इक्वल टू 2 उधर मल्टीप्लाई किया तो 6 कोस थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? अब देखना ध्यान से, इस 2 कोस स्क्वायर थीटा को LHS में लिया तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोस थीटा इक्वल टू 1 है। बात क्लियर है यहाँ तक? बट जो हमको फाइंड करना था उसमें 4 माइनस 4 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है। एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने। ठीक है, यहीं पे देखो कोस थीटा से इसको मल्टीप्लाई किया था हमने, माइनस किया था, तो S माइनस ये हो गया 3 कोस थीटा आ गया यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 कोस क्यूब थीटा। ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पे इसके फैक्टर्स हो रहे हैं क्या, यहाँ पे ये भी देख लो एक बार। चलो यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, A1 माइनस R कितना है, ये कोस थीटा है, ये हमने सही लिखा एकदम। फिर ये 3 कोस थीटा आ गया माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा ठीक है, नहीं सही है ना। तो ये 1 माइनस कोस थीटा, अच्छा एक मिनट एक गड़बड़ हुआ यहाँ पर, S का वैल्यू डाल दिया -1/2, ये 1 माइनस कोस थीटा है, ये अपर में जाएगा तो उसका स्क्वायर भी तो आएगा,
ये स्क्वायर आना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अभी। तो अब देखो इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा आपको और 2 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर यहाँ से आ जाएगा। देखो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा, इस -2 को उधर भेज दो तो बन जाएगा -6 कोस थीटा और +2 कोस स्क्वायर थीटा। अब इस कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेजो तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, है ना, और माइनस का 4 कोस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब आ गया, देखो बन गया भैया ना, कोस स्क्वायर थीटा -4 कोस थीटा इक्वल टू 1, यानी कि इस पूरे का वैल्यू 1 आ गया, तो 4 + 1 आ गया 5। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 5। बात समझ गए? ठीक है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट था, बहुत केयरफुली करना था, आंसर आ गया होगा। 24th वाले सवाल पे आते हैं। इसमें क्या बोला है, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है भाई, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, x² - 5x - 1 = 0। तो यहाँ पे आप सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा -1। अब इस सवाल पे आओ, इसमें अल्फा 15 + बीटा 15 लिखा हुआ है, अल्फा 11 + बीटा 11 लिखा हुआ है। मैं इसमें एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया -1 के स्क्वायर से। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको ही ऐसा लिख दिया, कुछ नहीं किया, इसमें -1 का स्क्वायर लिखा है बस यहाँ पर, 11 वाले जो पावर्स वाले टर्म्स हैं उनको। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का जो स्क्वायर है वो यहाँ से आप लिखो, -1 का स्क्वायर लिखो यहाँ पर अल्फ़ा × बीटा का स्क्वायर। तो अल्फ़ा 15 + बीटा 15 आ जाएगा और अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर आ जाएगा अल्फ़ा 11 + बीटा 11 अपन अल्फ़ा 13 + बीटा 13। अल्फ़ा 12 बीटा स्क्वायर बनेगा ये, और फिर यहाँ बन जाएगा अल्फ़ा² बीटा 13। अच्छा सॉरी, अल्फ़ा का स्क्वायर है ना, तो 13 बनेगा ना, यहाँ पर 13 बनेगा भाई ना, डिवाइड में भी वही है, अल्फ़ा 13 + बीटा 13। अब इन दोनों टर्म्स में से अल्फ़ा 13 आप कॉमन ले लो, और इन दोनों में से बीटा 13 कॉमन ले लिया, तो अल्फ़ा² + बीटा स्क्वायर बच गया। यहाँ पे अल्फ़ा 13 + बीटा पावर 13 आ जाएगा। अब देखो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि अल्फ़ा² + बीटा स्क्वायर हमको क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो अल्फ़ा 13 + बीटा 13 दूसरा फैक्टर बच जाएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से। अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो भी हमने वहाँ पर जो भी किया, यहाँ से इक्वल टू इतना बचेगा बस, अल्फ़ा² + बीटा स्क्वायर। इसको आप अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा लिख पाओगे। अल्फ़ा + बीटा होता है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 -2 अल्फ़ा × बीटा होता है -1 25 + 2 27 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे सभी बच्चे इस सवाल को, 27 इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बोला गया है कि Z1 लाइज ऑन दिस कर्व। ठीक है, अब ये कर्व कौन सा है, इसको फाइंड करने के लिए आप ऐसा करो, Z की जगह पुट कर दो x - i, तो ये हो जाएगा x - 3, है ना। Z की जगह पुट कर रहा हूँ मैं x + i, तो x - 3 + i, वैसे तो इलिप्स है ना। अब वो आप डेफिनेशन से पहचान लोगे इसको, है ना, कि इलिप्स कैसे आया। बाकी से वैल्यू पुट कर दो आप, या चलो डेफिनेशन से कर ही लेते हैं। ठीक है, लोकस ऑफ Z आप जानते ही हो कि Z - Z1 + Z - Z2 इक्वल टू 2a अगर है। ठीक है,
तो ये एलिप्स हो जाएगा। हाँ, ध्यान रखना कि Z1 और Z2 के बीच का जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस वो 2a से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 2a तो कितना है, 8 है, और इस -3 और इस +3 के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, ये आप रियल एक्सिस पे पॉइंट को प्लॉट करोगे तो 6 आएगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 2ae होता है, जो कि आ जाएगा कितना, 6, और 2a आ गया आपके पास 8, तो यानी कि यहाँ से आपके पास a4 आ गया और e आ जाएगा 3/4। एलिप्स है ये, तो आप b² निकाल दोगे, b² होता है यहाँ पर a² एंड 1 - e², ये होता है। a² का वैल्यू डालो यहाँ पर 16, 1 - 9/16 है ना, इसका वैल्यू डाल दिया इस e² का, तो 7 आ जाएगा। ये b² 7 आ गया, a² 16 आ जाएगा। एलिप्स का इक्वेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पर x² / a² + y² / b² = 1। ये एलिप्स का इक्वेशन आपको मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? अब सवाल में क्या बोला गया है कि Z1 लाई कर रहा है इस एलिप्स पर, कोई पॉइंट होगा और सच दैट आर्गुमेंट ऑफ Z1 π/6 है, तो Z1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू 37 कितना होगा। अच्छा, अगर इसको ड्रॉ करके देखें, ऐसे करके कोई एलिप्स है, तो मान लो कि ये एक पॉइंट होगा, ये कोई Z1 होगा यहाँ पर, ये π/6 है। ठीक है, तो अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखें, Z1 को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख रहे हैं Z1 को, इसका मैग्नीट्यूड R ले लिया, तो क्या लिख पाओगे आप, Z1 को क्या लिख पाओगे, R cos थीटा R sin थीटा, है ना, मतलब क्या लिख पाओगे यहाँ पर, R cos थीटा R sin थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ये लिख पाएंगे, R क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है Z1 का। ठीक है, अब R cos थीटा sin थीटा अगर आप लिख पा रहे हो, R उसका मैग्नीट्यूड है, थीटा π/6 आपको पता ही है, तो उसको पुट कर दो इस एलिप्स के इक्वेशन में, और आपको R फाइंड करना है, तो R मिल जाना चाहिए वहाँ से, तो रख रहे हैं हम यहाँ पे, पुट कर रहे हैं R² cos π/6 कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा, अपॉन में 16 भी था ये, यहाँ पर R sin थीटा लिख रहे हैं, तो R² sin π/6 होता है 1/2, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा 4 × 7 है यहाँ पर = 1। बात समझ गए ना? यहाँ पर आप R² कॉमन निकाल लोगे, 4 भी कॉमन निकाल लोगे, है ना, R² 4 कॉमन निकाल लिया, 3/16 बच गया, यहाँ पर 1/7 बच गया = 1। तो ये कितना आ जाएगा, 21 + 16 37 आ जाएगा। 37 तो यहाँ ऊपर आ गया, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 16 × 7 आ जाएगा, 16 × 7 और = 1 है। आपको जो चाहिए था R क्या है, Z1 का मैग्नीट्यूड, तो ठीक है, आपको 37 और R² ही तो चाहिए, तो बाकी सबको उधर भेज दो, 4 × 16 × 7, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 16 × 4 करोगे तो 64 आता है, 64 × 7 कर लो, 448 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 448। ठीक है, तो सारे सवाल इस तरह से हमने एक एक करके डिस्कस कर दिए हैं इस पेपर के, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। उसके बावजूद भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है तो आप आकर के मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या कोई और मेथड के बारे में डिस्कस करना है, तो जो भी आपको डिस्कस करना है, कुछ डाउट पूछना है, तो आप यहाँ पे आकर के क्लास में आकर के डाउट अपना पूछ सकते हैं फिर भी। ठीक है, चलो इस लेक्चर में इतना ही।